गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 हिंदी मीडियम पाठ 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण। विद्यार्थी मित्र, आर्थिक उदारीकरण शब्द ही आपको कुछ आर्थिक माने पैसे की बात और उदारीकरण मतलब देश में सरकार हमारे साथ कुछ उदार नीति रख रही है, मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। हमें जो मुश्किलें यहाँ होती थी उसमें सरकार हमें बहुत सारे फायदे कर रही है। और दूसरा शब्द है वैश्विकीकरण। वैश्विकीकरण मतलब विश्व एक बनाने की एक ऐसी भावना है। तो ये पार्ट में हम देखेंगे। आगे देखते हैं। भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजन का मार्ग स्वीकार किया गया। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया गया। सरकार ने हर 5-5 साल में ऐसी योजनाएं बनाई कि 5 साल में वो योजना कंप्लीट ही हो जाती है और उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। इसके लिए वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीति की समय समय पर घोषणाएं की गई, परंतु अनेक योजनाओं पूरी हुई तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। इसलिए सरकार ने असफलताओं के कारणों की जांच की, भूतकाल में की गई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियों को नया संचालक देने का निश्चय किया। इसके अधीन 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को पोषक बने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिन्हें पहला उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विकीकरण के रूप में पहचाना जाता है। पहली बात करते हैं आर्थिक उदारीकरण। सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाता है। सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर के अंकुशों को और नियंत्रणों में क्रमशः कमी करे और विकास को प्रोत्साहित करे, उसे उदारीकरण की नीति के रूप में पहचाना जाता है। यह एक सवाल आ सकता है, आपको लिखना है। शुरुआत के चरण में उदारीकरण के अधीन जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्यतः निम्न अनुसार है। पहला है 18 उद्योग सार्वजनिक साहस के लिए आरक्षित थे। उनके अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवाना पद्धति को समाप्त किया गया। रेलवे, अणु क्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दी गई। प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को रद्द की गई। आगे यह उदारीकरण से क्या लाभ हुआ वो देखते हैं। उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्र को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा, उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेशी व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के आरक्षण में भी वृद्धि हुई। चौथा, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ी।
हमने उदारीकरण क्या है वो समझा, उदारीकरण से होने वाले लाभ को भी समझ लिया। अभी उदारीकरण के से हानि भी है, जैसे कि निजी क्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकार की बुराई में कमी नहीं हो सकी। मात्र औद्योगिक क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र के विकास में पीछे रहा। आय की असमानता में वृद्धि हुई, आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में वृद्धि हुई। निजीकरण, निजीकरण अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। निजीकरण दो भागों में मार्गों से होता है। पहला जो क्षेत्र सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो वे क्षेत्र निजी विभाग के लिए खुले रखे जाते हैं। दूसरा, राज्य के स्वामित्व की कंपनियों की मालिकी राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंपे, अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे और मालिकी निजी कंपनी को सौंप दे। अब निजीकरण से भी लाभ मिले। निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्र की उत्पादकीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है। दूसरा, निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। निजीकरण से हानि, निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिससे एकाधिकार को वेग मिलता है। निजीकरण से छोटे गृह उद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका, मात्र बड़े उद्योगों को ही लाभ मिला है। निजीकरण के कारण मूल्य नियंत्रण में नहीं रहे, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या खड़ी हुई। वैश्विकीकरण, वैश्विकीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो। वैश्विकीकरण में मुख्यतः निम्न सुधार हाथ में लिए गए। दो देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिससे दो देशों के बीच पूंजी की हेरफेर आसानी से हो सके। जैसे अमेरिका और भारत की बात है तो पूंजी की हेरफेर आसानी से हो जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है तो वो डॉलर यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अमेरिका और भारत दोनों में बैंक ऐसी एक होती है कि जहाँ पे हम वो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर सके। इसी तरह से हमारे रुपये अमेरिका जाते हैं तो वहाँ डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी के आयात निर्यात के अवरोध दूर करना, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात निर्यात मुक्त रूप से करना। वैश्विकीकरण के प्रभाव, वैश्विकीकरण का भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ा है। कुछ लाभ तो कुछ हानि हुई है, जो निम्न अनुसार है। पहली बात करते हैं लाभ की। वैश्विकीकरण के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा, वैश्विकीकरण द्वारा विकसित देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकती है। तीसरा, वैश्विकीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हानि,
वैश्विकीकरण से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या हल करने में इच्छित सफलता नहीं मिली। विकासशील देशों को निर्यात वृद्धि और द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सका। वैश्विकीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिला है, जबकि छोटे उद्योगों को लाभ कम मिला है। आज के लिए इतना। थैंक यू।